हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका व्याकरण का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ण विचार। अब वर्ण किसे कहते हैं? मुख से बोली गई ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित होते हैं उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है ना? ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है ना? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। ठीक है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है ना? वर्ण के क्या है? और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है? अब आया वर्ण में क्या होती है? सबसे पहले वर्णमाला। ठीक है? प्रत्येक भाषा में बहुत से वर्णों का प्रयोग होता है। सभी वर्णों के साथ मिलने से उस भाषा की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। ठीक है? वर्णमाला में क्या होते हैं? वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। ठीक है? अब वर्णमाला किसे डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है? किसी भाषा में प्रयुक्त सभी वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। ठीक है? निश्चित क्रमबद्ध ढंग से जब लगाए जाते हैं अक्षर, तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है? फर्स्ट देखेंगे हम। अब हिंदी वर्णमाला किस प्रकार है? स्वर। पहले स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? स्वर। अयोगवाह, ये क्या है? अयोगवाह स्वर। अंग और अह। अब आया व्यंजन। व्यंजन क्या है? क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड और ढ। ये क्या है? विकसित व्यंजन है। क्या है? विकसित व्यंजन। ठीक है? त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ठीक है? ये क्या है? हमारे हिंदी वर्णमाला है। ठीक है? अब आपको पता है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। अक्ष, तर, ज्ञ और श्र। ठीक है? आगत ध्वनियां जो बाहर से ली गई है, इसको हम क्या करते हैं? ओ का उच्चारण करते हैं, इसको ज, फ। ठीक है? ये क्या है? आगत ध्वनियां है। ठीक है? अब आपको पता है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? ठीक है? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है? जिनमें क्या है? वायु बिना रुके और कम समय लेता है, वायु बिना रुके बाहर निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ। अब पता है आपको, बिना रुके सीधे एक ही सीधे मुंह से बाहर निकल रही है। ठीक है ना? तो इसे क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ठीक है? स्वर्ण का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है। ठीक है? स्वर है, हिंदी में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। ठीक है? जिनमें री को शुद्ध स्वर नहीं कहा जा सकता है। री इसमें क्या है? शुद्ध नहीं मानते हैं। ठीक है? क्योंकि हिंदी में इसका उच्चारण री की तरह होता है। इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। तत्सम मतलब संस्कृत शब्दों में ही ज्यादातर री का प्रयोग होता है। ठीक है? और इसे छोटी री की तरह भी लिख सकते हैं, रा पर छोटी की मात्रा भी लिख सकते हैं। ठीक है? स्वरों के भेद। अब बताइए स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में स्वरों के दो भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है? हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या है? कम समय लग रहा है, वैसे तो बिना रुकावट के स्वर बाहर निकलते हैं, अब इनमें से जिनको बोलने में कम समय लग रहा है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। ये क्या है? हर्ष स्वर है। इनको बोलने में कम समय लग रहा है ना, अ, ई, उ और री। और आ, ई, उ, इनको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है? तो ये अ, ई, उ और री के हैं? हर्ष स्वर है। ठीक है? अब दीर्घ स्वर, और जो ये सारे छूट जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर के अपेक्षा
क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है, दुगना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के और दीर्घ स्वर 7 प्रकार के। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। ठीक है, ये दीर्घ स्वर है। हिंदी में आगत स्वर ओ, आजकल हिंदी में ओ ध्वनि का प्रयोग होता है। इस स्वर संधि का प्रयोग अंग्रेजी के हिंदी में आए शब्दों में होता है, जैसे डॉल, कॉल। ओ की मात्रा जैसे साउंड कर रहा है ना, पर लिखते कैसे हैं, चंद्र बिंदु लगा, घुमा के लिखते हैं। ठीक है, कॉल, क्लॉक, बॉडी, जॉनी, डॉक्टर, ये सब में क्या लगता है, ओ लगता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, आगत ध्वनियां हैं। ठीक है, व्यंजन। अब आया व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं आप बताइए, जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए वायु कंठ से निकलकर मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श या घर्षण करते हुए बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम क्या करते हैं, वायु अगर कंठ से बाहर निकल रही है पर मुख में किसी न किसी भाग को क्या करती है, स्पर्श करती है और उसको टच करते हुए बाहर निकलती है, तो उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क, तो आपका तालु है, तालु पे टच हो रही ना टंग। ख, ग, घ, देख रहे होंगे आपकी तालु पे टच हो रही है। च, छ, तो दांत पे टच हो रहा है, हो रही है ना, जीभ दांत पे टच, तो ये क्या है, व्यंजन है, क्योंकि ये सीधे मुख से बाहर नहीं निकलता है, मुख के अंदर किसी न किसी भाग को क्या करता है, टच करता है, छूता है, तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही हो सकता है। ठीक है, व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से कर सकते हैं हम, स्वर की सहायता से। व्यंजन अकेले नहीं बोले जाते हैं, किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की। आधा क पे अ लगेगा, फिर क होगा। ठीक है, क, अ का उच्चारण आ रहा है ना बाद में, तो बिना स्वर के व्यंजन पूरा नहीं, स्वर के बिना इसका उच्चारण प्रायः नहीं होता है। ठीक है, अकेले बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। व्यंजन के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं, स्पर्श के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर और तंत्रियों में कंपन के आधार पर। ठीक है ना, स्पर्श के आधार मतलब मुख पे कहाँ कहाँ स्पर्श हो रही है, श्वास की मात्रा के आधार पर कितनी सांस ली जा रही है, और स्वतंत्र तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। ठीक है, और जो आपके गले में कंपन होता है उसके आधार पर व्यंजनों के भेद है। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के पहले 3 भेद होते हैं। ठीक है, फिर इसमें स्पर्शी व्यंजन के आधार पर कितने भेद होते हैं, व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। फिर स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर मुख के किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित हैं, क वर्ग। ठीक है, जो मतलब किसी समय वायु कंठ से निकलकर मुख के किसी स्थान को, मुंह में किसी स्थान को अगर टच कर रहा है कहीं पे, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क वर्ग में है क, ख, ग, घ, ग, ये कंठ से निकल रही है और कंठ को टच कर रही है, निकल रही है ना, क, ख, ग, तो आपके पीछे टंग कंठ पे टच हो रही है ना, गले पे टच हो रही है ना, तो ये कंठ है। ठीक है ना, च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, ये तालु है। क्या है, तालु। आगे तालु पे टच हो रही है ना, तालव्य। ठीक है, ये क्या है, तालव्य। इसका कहाँ टच हो रहा है, मुख के अंदर, तालु पे, आगे दांत के ऊपर तालु पे टच हो रहा है। फिर ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, ड़ और ढ, ये क्या है, मूर्धा। मूर्धा मतलब जीभ क्या है आपकी, मुड़ रही है, मूर्धन्य। क्या बोलते हैं इन शब्दों को, मूर्धन्य, मुड़ रहा है। ठीक है ना, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ये दंत, क्योंकि दांत पे टच हो रहा है, त, थ, द, ध, तो ये दंत्य हो गया। ठीक है, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ हो गया, क्योंकि ओठों से बोला जा रहा है, तो ये ओष्ठ्य व्यंजन हो गया। ठीक है, अब आए अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों की स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की होती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन
व्यंजनों की स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच होती है। ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच होती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उच्चारण करने में स्पर्श बहुत कम होता है। ठीक है ना, इनको इतना समय भी नहीं लगता है, जितने ये स्पर्श व्यंजन स्पर्श होते हैं इतने भी नहीं होते और इतने समय भी नहीं लेते कि स्वर हो। ठीक है, तो ये स्वर और व्यंजन के बीच के हैं। ठीक है ना, सब वर्ण है। इनका उच्चारण करते समय मुख से वायु जीभ के दोनों पार्श्वों से बाहर आती है। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, जीभ के दोनों पार्श्वों से इधर उधर से बाहर निकलती है, तो ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग से रगड़ खाती हुई बाहर आती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, श, स, श, ह। ठीक है, स, स, श, ह। ठीक है, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ऊष्मा उत्पन्न कर रही है। ठीक है, एनर्जी। श्वास की मात्रा के आधार पर, अब आया श्वास की मात्रा के आधार पर श्वास कितनी लेनी। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ये क्या होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जैसे ह्रस्व और दीर्घ होता है ना, वैसे व्यंजन में भी अल्प प्राण महाप्राण। यहाँ पे श्वास की मात्रा नापी जाती है कि कितना किसमें टाइम लग रहा है, सांस ली जा रही है। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में कम श्वास और कम प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। कम श्वास ली जाती है और कम प्रयत्न मतलब जोर लगाना पड़ता है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन तथा अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा ना, पहला, ठीक है, तीसरा और 5वां, ये क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है। क्या है, सभी के जितने भी वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सब का पहला, तीसरा और 5वां क्या है, अल्प प्राण है। प, ब, म। ठीक है, ये क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, और य, र, ल, व, अंतःस्थ का सभी य, र, ल, व, ये भी क्या है, अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, अब है महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में अधिक श्वास और अधिक प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है, वह महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। इनके अतिरिक्त ड़ और ढ और ह व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। ठीक है ना, अब आपका बचा है ख और घ। ये क्या है, महाप्राण व्यंजन है। क, ग, ग, इसमें कम समय लग रहा है। ख, घ, इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। तो क, ग, ग ये अल्प प्राण हो गया और ख और घ क्या है, महाप्राण। इसमें भी च, ज और य क्या है, अल्प प्राण है। छ और झ महाप्राण है। ठीक है, ऐसे आपके सारे वर्ग में होंगे। और ड, ढ और ह क्या है, ये भी महाप्राण है। ठीक है, स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। ठीक है, स्वरतंत्रियों के आधार पर। ठीक है, अघोष व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता। स्वरतंत्रियों में क्या नहीं होता है, कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और स, स, श अघोष होते हैं। ठीक है, श, स, स अघोष होते हैं। ठीक है, मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं होता है। पहला और दूसरा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सब क्या है, अघोष है। ठीक है, और स, स, ठीक है, सघोष व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वरतंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण य, र, ल, व, श, ह
य र ल व ह सघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसमें आपको समझ आया होगा कि इन व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष होता है, ग, घ, ग। ठीक है, कंपन होता है स्वर तंत्रियों में, तो ये क्या है, सघोष व्यंजन है। ठीक है, अब आया अयोगवाह। अयोगवाह स्वर किसे कहते, अयोगवाह वर्ण किसे कहेंगे, अयोगवाह का अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ रहे। ठीक है, जो योग न होने पर भी साथ रहे, ये वर्ण न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन दो हैं। कौन कौन से अयोगवाह व्यंजन हैं, अंग और अह। अंग और अह क्या है, अयोगवाह व्यंजन है। ठीक है, अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार का अर्थ है स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि। ठीक है, स्वर के बाद जो क्या आती है, नासिक ध्वनि आती है, नाक से निकलने वाली ध्वनि आती है, इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद सदैव कोई व्यंजन आता है। ठीक है, इसके बाद हमेशा कोई क्या आता है, व्यंजन। इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, करते हैं ना बिंदु के रूप में, जैसे अंदर, बंधन, कंपन, चंचल, पंछी आदि। ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है। ठीक है, कहाँ से बाहर आती है, नाक से। अंदर तो नाक से आ रही है ना, बंधन, ठीक है, तो नाक से आ रही है ना, तो ये नासिक्य ध्वनि होती है, इसे अनुस्वार कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजनों के पंचम व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, अब क्या है, स्पर्श व्यंजनों के पंचम वर्ग। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों जैसे ये है ना पंचम वर्ग, क्या है, ग, य, अण, न, म, इसके स्थान पर क्या लगाया जाता है, लगाया जाता है ना बिंदु। ठीक है, यदि अंतःस्थ और उस व्यंजनों से पहले सम का प्रयोग हुआ हो तो म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन आपको पता है क्या है, य, र, ल, व। ठीक है, तो इनसे पहले अगर क्या है, म आए तो उसे क्या बिंदी लगाकर प्रयोग किया जाता है, जैसे स, म, धन, यम, संयम। तो ये कहाँ लग गया, यहाँ लग गया। ठीक है ना, म किस में बदल गया, बिंदी में, क्योंकि ये अंतःस्थ व्यंजन के आगे अगर आए, य, र, ल, व के आगे आए तो ये किस में बदल जाता है, ऊपर बिंदु में बदल जाता है। सम, धन, वेदना, संवेदना, सम, धन, रक्षक, संरक्षक, सम, धन, सय, संशय, सम, धन, लिप्त, संलिप्त, सम, धन, हाथ, संहार। ठीक है, अब आया आपका अनुनासिक। इस ध्वनि का उच्चारण करने में वायु नाक और मुंह दोनों के रास्ते बाहर आती है। ठीक है, नाक और मुंह के रास्ते दोनों बाहर आती है। ठीक है, इस ध्वनि के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। नाक और मुंह दोनों के रास्ते अगर बाहर आए तो वो क्या होता है, अनुनासिक। ठीक है, जैसे हंसना, हंसना। ठीक है, नाक से भी आ रही, कंपी, सांप, माँ, मुंह से भी आ रही और नाक से भी, गंवार, चिड़िया, चांद, बूंद, बांस आदि। ठीक है, नाक से भी और मुंह से भी बाहर निकले तो ये क्या हो जाती है, अनुनासिक। ठीक है, जिन व्यंजनों का पहले से ही मात्रा लगी हो उन पर अनुनासिक लगाते समय केवल बिंदु का ही प्रयोग होता है, और जिन व्यंजनों पर क्या है, मात्रा लगी हो उनके पीछे चंद्र बिंदु नहीं आएगा, क्या आएगा, बिंदु लगाते हैं। जैसे मैं, कोम्पल, गेंद, भैंस, सिंचाई, गोंद, घोंसला, चोंच आदि। ठीक है, पर इसका मुंह से और नाक से निकल रहा ना, लगना तो चंद्र बिंदु था, पर इसके ऊपर मात्रा है तो इसीलिए क्या लगी, बिंदी। अब विसर्ग आया। इसका प्रयोग संस्कृत से हिंदी में आए कुछ तत्सम शब्दों में होता है, जो संस्कृत से हम हिंदी में लेते हैं तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे प्रातः, अतः, संभवतः, स्पष्टतः, परिणामतः, स्नेह, क्रमशः आदि। ठीक है, ये सब क्या है, विसर्ग है। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, ह लेते हैं हम, पता है ना आपको। संयुक्त, अब क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, अक्ष, तर, स्व, ज्ञ और स्र। ठीक है, जब दो व्यंजन एक दूसरे से मिलते हैं
तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क धन स बराबर अक्ष, क आधा क और स मिलके क्या बनता है, अक्ष। ज और य मिलके क्या बनता है, ज्ञ। त और र मिलके त्र, श और र मिलके स्र। ये फर्स्ट लेटर क्या है, आधा आधा, इन पे अ नहीं जुड़ा हुआ है, अ सिर्फ इन पे पीछे वालों पर ही जुड़ा है। ठीक है, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण वैसा नहीं होता जैसा ऊपर दिखाया गया है, ऐसा उच्चारण संस्कृत में होता है, हिंदी में इसका उच्चारण ज्ञ होता है। ठीक है, हिंदी में ऐसे नहीं होता है, ज्ञ नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, ज्ञ होता है। ठीक है, ग और य, इनके अतिरिक्त भी संयुक्त व्यंजन हो सकते हैं, जैसे क धन य, कय, क्या, क्यारी, क्यों, वाक्य। ठीक है, तो क में य जुड़ा है, क्य बन गया। श में व जुड़ा है, श बन गया। न में य जुड़ा है, नया बन गया। द में य जुड़ा है, दया बन गया। श में त जुड़ा है, स्थ बन गया, मतलब आधा जुड़ा है। क्या, क्यारी, क्यों, वाक्य, स्वयं, स्वाति, स्वाध्याय, स्वदेश, ये सब क्या है, संयुक्त है। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। ठीक है, इनको संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। ठीक है, अब है द्वैत व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन दो समान व्यंजनों से बने होते हैं उन्हें द्वैत व्यंजन कहते हैं। जो दो व्यंजन जैसे क और क, आधा क पूरा क, आधा क पूरा क मिलके क, मक्का, धक्का, चक्का। च मिलके आधा च, यहाँ पे आधा च नहीं लगा है इन्होंने, आधा च और च मिलके च, बच्चा, सच्चा, कच्चा, ये क्या है, द्वैत व्यंजन है। ठीक है, हिंदी में कुछ ऐसे व्यंजन भी प्रयोग होते हैं जिनमें तीन व्यंजनों का गुच्छा होता है, जैसे स्वास्थ्य, ज्योत्सना, उज्ज्वल आदि। जब संस्कृत से हिंदी में आए हैं, जो कहाँ से आए हैं, संस्कृत से हिंदी में आए हैं। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य, ठीक है, तीन व्यंजनों का गुच्छा है ना, स्वास्थ्य, स थ य, त स ना, ज व। ठीक है, तो ये क्या है, तीन व्यंजनों का गुच्छा है, ये। ठीक है, जो कहाँ शब्द से, संस्कृत शब्द से कहाँ है, हिंदी में आया है। ठीक है, इनको द्वैत व्यंजन कहते हैं, जो एक ही व्यंजन दो बार बोले जाते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंका जाता है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ढ और ड उत्क्षिप्त व्यंजन है। क्या है ये, उत्क्षिप्त व्यंजन या विकसित व्यंजन भी इनको कहते हैं। ठीक है, ये किसी शब्द के आरंभ में कभी नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे पेड़, लड़ाई, गाड़ी, घोड़ा, बढ़ई आदि। ठीक है, पढ़ाई, ये सब क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन में आते हैं। ठीक है, अब है विभिन्न व्यंजनों के साथ र का संयोग। अब औरों के साथ हम र का संयोग कैसे करेंगे। ठीक है, व्यंजनों के साथ र का संयोग के नियम इस प्रकार हैं। यदि